हेलो दोस्तों, आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का बिंदुवार स्टडी करेंगे और समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? इसके दो उदाहरण दीजिए। तो अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं और उदासीन हो जाते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगर इसकी रिएक्शन की बात करें तो अगर इसकी रिएक्शन देखें तो यहाँ पे Na, यहाँ पर NaOH प्लस HCl आपस में कॉम्बिनेशन करके आपका NaCl प्लस क्या बनाते हैं, H2 बनाते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl। तो उन्हें जैसा रिएक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है कि जब अम्ल एवं क्षार यानी कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण एवं जल, तो लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, उसे उदासीन हो जाते हैं और इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए हमने रिएक्शन देखी, NaOH की रिएक्शन जब HCl से होती है तो NaCl प्लस H2O बनता है। उसी प्रकार इसका अन्य एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से होती है तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, क्योंकि यहाँ का Ca इस SO4 यानी 2 प्लस और 2 माइनस का कॉम्बिनेशन CaSO4 बनता है और जल बाहर निकल जाता है। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन है, इसी के अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, pH मान के दैनिक जीवन में दो महत्व लिखिए। आप मेरे साथ ही नोट करते जाएं ताकि आपके टॉपिक वाइज नोट्स तैयार होते रहें जो आगामी एग्जाम में आपके काम आए। अब pH मान के दैनिक जीवन में दो महत्व, तो हम बोल सकते हैं pH मान के महत्व। पहला, मृदा का pH मान ज्ञात करके मृदा में बोई जाने वाली फसल की किस्म, मिलाए जाने वाले उर्वरक का प्रकार आदि को सुनिश्चित किया जा सकता है। उसी प्रकार दूसरा है, अपच की स्थिति में अम्ल की अधिकता से पेट में दर्द एवं जलन होती है और इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए एंटासिड नामक क्षारक का उपयोग किया जा सकता है। एंटासिड नामक जो क्षारक का उपयोग होता है उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, Mg, ठीक है, होल्टर OH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। और एग्जाम में प्रश्न बनता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे बोलते हैं, तो MgOH को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। अगला प्रश्न बनता है आपका, विरंजक चूर्ण के दो उपयोग लिखिए। तो विरंजक चूर्ण के दो उपयोग, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, तथा दूसरा है, विरंजन का मतलब होता है उसको रंगने के लिए, और दूसरा होता है कागज उद्योग में काष्ठ लुगदी के विरंजन के लिए, काष्ठ लुगदी को बनाने के लिए होता है। उसी प्रकार हमारा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो महत्वपूर्ण उपयोग, पहला है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, जिसे हम नॉर्मली डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं, और एक है खिलौना, सजावटी सामान आदि बनाने के लिए। खिलौने बनाने के लिए भी हम POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज़ करते हैं, जिसे शॉर्ट में POP कहा जाता है। अब हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका पहला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। तो स्वपोषी पोषण हम जानते हैं कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। हम पढ़ेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, स्वयं पोषी पोषण कहलाती है। उदाहरण के लिए हरे पौधे, क्योंकि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और हम उनके द्वारा बनाए हुए भोजन का पाचन या हम ग्रहण करते हैं या उनसे प्राप्त करते हैं। वैसे ही इसका अपोजिट हो जाएगा, विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं? तो विषम पोषी पोषण क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से भोजन निर्मित नहीं कर पाते और दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि सभी जीव जंतु वगैरह जो होते हैं वो विषम पोषी के अंतर्गत ही आते हैं। ओनली पेड़ पौधे आते हैं आपके स्वपोषी के अंतर्गत, इसलिए हमने यहाँ पे स्वपोषी विषम पोषी दोनों को अच्छे से देखा। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। अब हमारा 2 नंबर के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न है, जनन क्यों आवश्यक है? तो हमें देखते हैं कि हमारी पीढ़ी
की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, गुणों को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक होता है। अगर लैंग्वेज की भाषा में देखें, सजीवों को अपने स्पीसीज के स्थायित्व को बनाए रखने तथा अपने समान आकृति, रंग, रूप एवं गुणों के नए जीव उत्पन्न करने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम कुछ बोलते हैं कि जनन क्यों आवश्यक है, तो अपनी पीढ़ी की निरंतरता तथा रंग, रूप, गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। बाकी आप लैंग्वेज में इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, स्वपरागण को परिभाषित कीजिए। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते, उसे स्वपरागण कहते हैं। सिंपल भाषा में देखो तो खुद से खुद में जो हो रहा है उसे स्वपरागण कह रहे हैं। तो कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं तो उसे बोलेंगे स्वपरागण। आप मेरे साथ नोट करते जाए ताकि आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला प्राप्त हो जाए। पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन को उदाहरण से परिभाषित कीजिए। पुनरुद्भवन वह क्रिया है जिसमें किसी जीव के किसी भाग या अंग या ऊतक का पुनर्स्थापन, मरम्मत या क्षतिग्रस्त अंगों का निर्माण अथवा शरीर के किसी छोटे खंड से पूर्ण शरीर का निर्माण भ्रूणीय अवस्था के बाद होता है। क्या बोला, पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है कि वह क्रिया है जिसमें किसी जीव के किसी भाग या अंग या ऊतक का पुनर्स्थापन या मरम्मत या क्षतिग्रस्त अंगों का निर्माण अथवा शरीर के किसी छोटे से खंड से पूर्ण शरीर का निर्माण भ्रूणीय अवस्था के बाद होता है। इसमें एग्जाम्पल क्या है आपके, एक हाइड्रा है और दूसरा प्लेनेरिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव में वृषण के कार्य क्या है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 नंबर के लिए बनता है। मानव में वृषण के क्या कार्य है। मानव में वृषण के कार्य निम्न है। हमें थोड़ा सा आंसर को इफेक्टेड बनाने के लिए हमें इस प्रकार की लाइनों को थोड़ा ऐड कर देना चाहिए कि मानव में वृषण के कार्य, पहला है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करती है, क्योंकि वृषण से ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण होता है। और दूसरा, मानव वृषण में नर जनन कोशा अर्थात शुक्राणु का निर्माण होता है। तो कोशा न बोल के मानव वृषण में या तो नर जनन कोशा बोले अर्थात शुक्राणु का निर्माण होता है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में हमें दिखाई देता है। क्वेश्चन क्या है, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। मेंडल के द्विसंकर संकरण के प्रयोग में F2 पीढ़ी के अंतर्गत 4 प्रकार की संतानें उत्पन्न होती है, जिनमें 2 जनकों के समान तथा जो 2 जनकों से भिन्न होती है। इससे पता चलता है कि लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। ठीक है, इसीलिए तो हम बोले कि मेंडल के प्रयोग से ही कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो ये मेंडल के द्विसंकर संकरण के प्रयोग में F2 पीढ़ी के अंतर्गत 4 प्रकार की संतानें उत्पन्न होती है, जिनमें 2 जनकों के समान तथा 2 जनकों से भिन्न होती है। इससे पता चलता है कि लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। अब इसका महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पिछली बार भी एग्जाम में हमने देखा था, क्या है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया। कोई 2 कारण लिखिए। क्योंकि मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया, दूसरा भी तो इसकी जगह कर सकता था। तो इसके लिए कुछ कारण है। हम पहले इसको इफेक्टेड बनाने के लिए इसके साथ ऐड करेंगे। मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित कारणों से किया गया। मटर का पौधा, सबसे पहला कारण था कि मटर का पौधा जो है वो 1 वर्षीय होता है और अल्पकालीन जीवन चक्र यानी कि छोटे समय का इसका जीवन काल होता था। तो 1 वर्षीय था तथा छोटा जीवन काल था, इसलिए इसको सिलेक्ट किया गया। दूसरा, इसके पुष्प द्विलिंगी होते, यानी कि एक ही पुष्प नर और मादा दोनों होते थे, जिससे इन दोनों को आपस में संकरण कराकर नई संतान या नए बीज का या नए वंश की उत्पत्ति की जा सकती थी। जैसे लाल सफ़ेद मिला गुलाबी बन गया, गुलाबी, तो इस तरह से हम अलग अलग कॉम्बिनेशन करके उनको बना गए। इसके पुष्प द्विलिंगी थे, अर्थात नर एवं मादा जनांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। पौधे मुख्यतः स्वपरागित होते हैं तथा आसानी से उगाए जा सकते हैं। यहाँ तक समझ में आपके आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन बनता है, अवतल दर्पण के कोई 2 अनुप्रयोग लिखे। अवतल दर्पण के कोई 2 अनुप्रयोग लिखे। तो अवतल दर्पण के अनुप्रयोग कौन कौन से, एक तो हजामत बनाने के शीशे के रूप में। अगर आपसे पूछ ले कि अवतल दर्पण हम कहाँ का यूज़ करते हैं, तो एक तो दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं, और दूसरा आँख, कान, नाक, गले के जो सूक्ष्म या डॉक्टर जो होते हैं वो निरीक्षण सूक्ष्म यानी कि बारीकी से जो जांच करने के लिए यूज़ करते हैं, वो भी अवतल दर्पण का ही यूज़ करते हैं। इसलिए दाढ़ी बनाने के शीशे के रूप में या फिर आँख, कान, नाक व गले के सूक्ष्म निरीक्षण के लिए भी अवतल दर्पण का यूज़ किया जा सकता है।
महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार बनता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने का प्रयास करें। अब हम 2 नंबर के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे जो आपके फिजिक्स वाले पार्ट से आएगा। लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो हमें पता है कि लेंस की क्षमता हम डायोप्टर में नापते हैं। अब किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उस लेंस की क्षमता कहते हैं, यानी कि उसके अंदर से कितनी गुजर सकते हैं और वो कितनी एक्सेप्ट कर सकता है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उस लेंस की क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। संख्यात्मक रूप से लेंस की मीटर में व्यक्त फोकस दूरी का व्युत्क्रम उस लेंस की क्षमता कहलाता है। मीटर में व्यक्त फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाता है। लेंस की क्षमता यानी कि पावर कितनी होती है? तो 1 बटा फोकस दूरी एफ मीटर में होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी एफ कितनी दे रखी है? 2 मीटर दे रखी है। अब लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होती है। तो जब हमारे पास -2 दे रखी है हम क्या बोलेंगे? P बराबर 1/2। अब 2 का डिवाइड करना -0.5 दिया जाए तो अवतल लेंस की अभीष्ट क्षमता कितनी है कि 0.5, यानी कि अब ये मैं जो करके बता रही हूँ बहुत ही उन बच्चों के लिए है जिसको डिवाइड करना तक नहीं आता है। अगर आपको -1/2 तक दे रखा है और अगर आपको 0.5 कैसे आता नहीं पता है तो आपको क्या करना है, आपको दे रखा है आप इस नीचे वाले 2 का ऊपर वाले 1 में भाग देना है और माइनस, तो हमने यहाँ माइनस लिख दिया। अब क्या दिया है तो 0 कर देते हैं, पॉइंट करके यहाँ पे 0 कर देते हैं। अब यहाँ 2 की टेबल में 10 कितनी बार आता है? 5 बार आता है, इसलिए मैं कह रही 0.5 और 10 में से 10 गया तो 0। तो ये 0.5D हमारा इस प्रकार से आता है। तो अब मेरे हिसाब से आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा और ये 2 नंबर में आपको एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला सवाल है। आज हम सिर्फ इस लेक्चर में सिर्फ 2 नंबर वाले सवाल ही करेंगे। इसके बाद हम कल के लेक्चर में 3 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे या 2 नंबर के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आगामी एग्जाम में आने की संभावना है। इसके बाद हम करते हैं, अगला है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, क्या दे रखा है कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का नामांकित चित्र बनाइए। तो हमें खाली चित्र को ही अंकित करना। आपके पास क्या देखा, श्वेत प्रकाश पुंज दे रखा है, आपके पास एक प्रिज्म बना रखा है, इसमें से आपको बस 7 रेखाएं खींचनी है क्योंकि यहाँ से ये श्वेत प्रकाश जाता है तो अगर ये आभासी प्रतिबिंब है को दिखाना है हमें, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आएगा, यहाँ से सीधा फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, तो ये आपके इस प्रकार से बनते हैं। तो अगर विचलन की बात करें तो यहाँ पे सबसे न्यूनतम विचलन होता है और यहाँ पे देखो तो क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे अधिकतम विचलित हो रहा है, जो किरण होती है वो सबसे अधिकतम विचलित हो रही है। अब ये वाला आपके सामने जो देखा है इसको पर्दा है और सबसे ज़्यादा न्यून विचलन किसका होता है तो लाल रंग का होता है और सबसे ज़्यादा अधिक विचलन किसका, बैंगनी। इसीलिए हमें जब इंद्रधनुष देखते हैं या हम सुबह के समय देखते हैं तो हमें लाल रंग अधिक दिखाई देता है क्योंकि वो विचलित कम होता है और बैंगनी रंग अधिक विचलित होता है, इसलिए हमें ये कम दिखाई देता है। अब इसको याद करने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, विप ग्योर, या फिर इसके लिए एक और सीधा सा तरीका है जिसको आप लिख सकते हैं। हम यहीं पे लिख देते हैं इसको, या मैं लिख के समझा देती हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपको क्या लिखना है, बे जा नी ह पी ना ला। क्या करना आपको, खाली बेजानी हपी नाला। ठीक है। अब इसके लिए याद करने का सबसे है आपका ब से क्या आएगा, बैंगनी। क्या आएगा, बैंगनी। फिर आएगा जैसे आपका क्या आएगा, जामुनी। फिर आएगा आपका नीला। इसके बाद आएगा हरा। फिर आएगा आपका पीला। फिर आएगा नारंगी और अंतिम में आएगा आपका लाल। तो हम बोल सकते हैं कि बेजानी हपी नाला। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म है तो बे से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, लाल से लाल। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया हमारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और इसे अंतिम में नाम दे देना, क्या दोगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण।
ठीक है, मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो वापस देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका बे, फिर जा, बेजानी, ह, पी, ना और ला। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, इतना क्लियर है। अब एक आता है स्वच्छ आकाश नीले रंग का क्यों दिखाई देता है। जो आपका साफ सुथरा आकाश होता है वो हमें नीले रंग का ही क्यों दिखता है। तो इसका भी एक कारण होता है। क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णित होना। वायुमंडल के वायु के अणु वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कण नीले प्रकाश का अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं, जिसके कारण प्रकीर्णित नीला प्रकाश हमें आकाश से आता हुआ प्रतीत होता है। सिर्फ प्रतीत होता है, इसलिए स्वच्छ आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। एक बार समझने का प्रयास करेंगे कि वायुमंडल में वायु के जो अणु तथा अन्य जो सूक्ष्म कण होते हैं नीले प्रकाश का अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं, मतलब उसको बिखेरने का काम करते हैं, जिसके कारण प्रकीर्णित नीला प्रकाश हमें आकाश से आता हुआ प्रतीत होता है और इसीलिए स्वच्छ आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। और अगर डायरेक्ट हमें पूछे कि स्वच्छ आकाश का नीले रंग क्यों दिखाई देता है, किस घटना के कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यहाँ तक आ गया आपको समझ में। अब आज का अंतिम क्वेश्चन करेंगे हम, जो 2 नंबर के हिसाब से इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न है विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। हमें विद्युत धारा किसे कहेंगे, क्योंकि एक सीध में बहना, तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब आवेश कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब विद्युत धारा, इसका फॉर्मूला क्या है, I = Q/T। Q मतलब आवेश की मात्रा और T मतलब समय, और इसका एसआई मात्रा क्या होगा, एम्पियर। तो विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए और इसका एसआई मात्रक। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और विद्युत धारा I आवेश Q बटे समय T से प्रदर्शित करते हैं, और अगर इसके एसआई मात्रक की बात करें तो होगा एम्पियर। आज का 2 नंबर का अंतिम प्रश्न क्या है, विभवांतर को परिभाषित कीजिए। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं, यानी कि विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो विभवांतर V बराबर किया गया कार्य अपन आवेश, किया गया कार्य के लिए हम W और आवेश के लिए Q, इसलिए विभवांतर V बराबर W/Q, किया गया कार्य अपन आवेश। आज के लेक्चर में इतना ही है। हम कल इसके आगे और 2 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे आरडी कोचिंग क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको, और जैसे ही मतलब लेक्चर डालने पर ही आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।